नमस्कार। आज के इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके अपकमिंग नेट एग्जाम दिसंबर 2023 के लिए अनअकैडमी पर आने वाली फ्री क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएड एंड मास्टर्स महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कंप्लीट की है। दिसंबर 2015 में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया और 2023 में मैंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट की है। करेंटली मैं गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में एज एन एक्सटेंशन प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मुझे ज्योग्राफी में 7 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो आपकी ज्योग्राफी के कॉम्प्लेक्स एंड वाइड सिलेबस को इजी करने में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेट क्या है, नेट एग्जाम कितनी बार होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और फिर लास्ट में हम इसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो नेट का एग्जाम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कंडक्ट करती है। अभी आने वाला एग्जाम दिसंबर 2023 है। नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए और यूजीसी नेट के द्वारा 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर जनरल पेपर होता है जिसमें 50 प्रश्न आते हैं और 100 अंक का एग्जाम होता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम आपका होता है वो सिलेबस से रिलेटेड होता है जिसमें 100 प्रश्न आते हैं और 200 अंक का पेपर होता है। ऑल ओवर एग्जाम का ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है। अब चर्चा करते हैं नेट के सिलेबस के बारे में। तो नेट के मुख्य मुख्य जो टॉपिक होते हैं वो 10 होते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड में क्लाइमेटोलॉजी को कवर करेंगे, थर्ड में ओशियनोग्राफी, फोर्थ टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ एनवायरमेंट है, फिफ्थ टॉपिक पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी है, सिक्स टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट रीजनल प्लानिंग है। नेक्स्ट टॉपिक कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट यूनिट में जो ज्योग्राफिकल थॉट को हम कवर करेंगे, ज्योग्राफी के विचारक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 9th यूनिट में हम ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एक्सेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट 10 है जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हम कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे क्लाइमेटोलॉजी को, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संगठन और संरचना को हम पढ़ेंगे। इंसोलेशन, हीट बजट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का उष्मा बजट, ताप और तापमान को पढ़ेंगे। प्रेशर और विंड को पढ़ेंगे। तापमान, वायुदाब और पवनों को कवर करेंगे। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, एयर मास फ्रंट एंड अपर एयर सर्कुलेशन, तो वायु राशियां, वाताग्र और ऊपरी वायु संचरण के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवात जो कि उष्ण और शीतोष्ण प्रकार के हैं। क्लाइमेट में हम इन्हीं सभी टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ में थ्योरीज को हम पढ़ेंगे जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है और भी इसके साथ में अन्य थ्योरीज हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। अपक्षय और अपर्दन को कवर करेंगे। इसके बाद में डेविस और पेंक का ढाल पतन या ढाल पुनर्स्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, अर्थ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भूकंप, ज्वालामुखी, भ्रंश और वलन के बारे में पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स बाय एयर, वाटर एंड सी वेव्स पढ़ेंगे। जियोमॉर्फिक हजार्ड, प्राकृतिक आपदाएं कैसे जनित होती हैं, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइडिंग और एवलांस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में रिलीफ ऑफ ओशियन, समुद्र तली के बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्रीय नितल किस प्रकार का है और समुद्र के तापमान के बारे में, घनत्व और लवणता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलेशन यानी गर्म और ठंडी धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ज्वार भाटा और सी लेवल चेंज के ऊपर हम चर्चा करेंगे।
ओशनिक जो हाजार्ड है, सुनामी और साइक्लोन पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें बायो ज्योग्राफी भी रहेगा। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, फंक्शंस, नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, लीगल फ्रेमवर्क, एनवायरमेंटल पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, रूरल सेटलमेंट। पॉपुलेशन जनसंख्या किसे कहते हैं और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार हैं? प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम दोनों सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आर्थिक के मॉडल पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरीज एंड मॉडल ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन, ग्रेविटी मॉडल एंड इट्स वेरिएंट। रीजनल डेवलपमेंट में प्रादेशिक विकास की अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे, टोपोलॉजी ऑफ रीजन्स, औपचारिक प्रदेश और कार्यात्मक प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्ड्स रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक प्रदेश पढ़ेंगे, जातीय भूगोल पढ़ेंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बाउंड्रीज, सीमाएं व सीमांत के बारे में चर्चा करेंगे, लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म और निर्वाचन का भूगोल भी हम पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफिकल थॉट में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज और इंडियन स्कॉलर्स का, यानी भौगोलिक चिंतकों का क्या योगदान रहा है ज्योग्राफी में, ये हम ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ेंगे। इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्लो सावर, कार्ल रिटर, कार्ल हाउसेफर, हार्टसोन और इन सभी से रिलेटेड जितने भी डुरानिज्म थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और थॉट के अंदर आने वाली सभी थ्योरीज का अस्तित्ववाद, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद और नारीवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ टेक्निक्स, इसमें जीआईएस पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग, स्पाशियल और नॉन स्पाशियल डाटा, टाइप्स ऑफ मैप, टेक्निक ऑफ मैप मैपिंग, कोरोप्लेथ मैप एंड कोरोक्रोमेटिक मैप, फ्लो चार्ट को हम पढ़ेंगे, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, जीआईएस के डाटाबेस, रास्टर और वेक्टर डाटा, स्थानिक डाटा और लाक्षणिक डाटा के बारे में हम चर्चा करेंगे। लास्ट में है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन of India and its characteristics, drainage system in India, vegetation in India, soils in India, climate of India, Indian मानसून के बारे में हम पढ़ेंगे, भारत के मिनरल्स एंड समुद्री जो रिसोर्स हैं उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस को जानेंगे। नेक्स्ट अक्षांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। अक्षांश और देशांतर मेजर लाइनें अर्थ के ऊपर एक काल्पनिक रेखाएं हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि वायुमंडल के संगठन में कौन कौन से पदार्थ सम्मिलित हैं। वायुमंडल की परतों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य से प्राप्त होने वाले ताप के बीच में अक्षांशीय अंतर किस प्रकार से है। ताप पेटियों के बारे में पढ़ेंगे, दाब पेटियां पढ़ेंगे और उसके बाद हम पवनों के वितरण को पढ़ेंगे, वर्षा का वितरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में हम क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोपेन और थानथवेट के द्वारा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं, मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। बेसिकली हम क्लाइमेट और मौसम को एक ही मान लेते हैं, लेकिन क्लाइमेट और मौसम के बीच में भिन्नताएं पाई जाती हैं।
मौसम क्या होता है? समय की छोटी अवधि के दौरान घटित होती है, किसी शॉर्ट पीरियड में घटित होती हैं वायुमंडलीय घटनाएं, उन्हें हम मौसम कहते हैं। किसी स्थान विशेष पे छोटा क्षेत्रफल है और वहां पर घटित होने वाली जो घटनाएं हैं कम समय के लिए जो घटित होती है, जैसे अचानक से बादल का छा जाना, दूसरे दिन तेज धूप का खिलना। तो एक दिन हम कहेंगे बादल भरा मौसम, दूसरे दिन कहेंगे कि खिली धूप वाला मौसम, या फिर उमस भरा मौसम। आर्द्रता के आधार पर, वर्षा के आधार पर मौसम के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जो कि क्षण भर में, जो कि कम समय अवधि के दौरान बदल जाते हैं। ठीक है, तो मौसम बदलता रहता है और एक समय के छोटे अंतराल पे वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं। साथ में ही कम एरिया पर घटित होने वाली क्रियाएं होती हैं। वायुमंडलीय घटनाओं से क्या तात्पर्य है कि अचानक से बादल का छा जाना, वर्षा का आ जाना, या फिर हीट का एकदम से हमें अनुभव होना, तो वो मौसम के प्रकार होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसी स्थान विशेष पर लगातार 31 से 35 वर्ष तक किसी एक ही वायुमंडलीय घटना का घटित होना उस स्थान की जलवायु कहलाता है। कैसे? जैसे लगातार पर्टिकुलर कोई एक प्लेस है, उसके ऊपर बारिश हो रही है, तो उस स्थान को आर्द्र जलवायु का दर्जा दिया जाता है। इसी के साथ में जलवायु के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि उष्ण जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, शीत जलवायु। ठीक है, तो जलवायु एक लगभग 31 से 35 वर्ष तक लगातार एक ही प्रकार की वायुमंडलीय घटना जब घटित होती है, उसे हम जलवायु कहते हैं। समय की छोटी अवधि के दौरान वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती है, जैसे तापमान में परिवर्तन है, वायु दाब में है, पवनों में है। इनमें अंतर होने के कारण से मौसम और जलवायु के बीच में अंतर पाया जाता है। अब हम देखते हैं मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं जो प्रभावित करते हैं मौसम और जलवायु को। सबसे पहला तत्व होता है तापमान, वायु दाब, पवने, आर्द्रता और वर्षा। इन सभी तत्वों में जब परिवर्तन आता है तो हम कह सकते हैं कि जलवायु भी उसी प्रकार की मिलेगी। जैसे किसी स्थान पर तापमान अगर अधिक होते हैं तो वहां की जलवायु उष्ण प्रकार की रहेगी, और किसी स्थान पर तापमान कम प्राप्त होते हैं तो वहां की जलवायु शीत प्रकार की रहेगी। फिर वायुदाब प्रभावित करता है। किसी स्थान के वायुदाब अगर उच्च होते हैं तो वहां पर शुष्क दशाएं होती है, यानी प्रति चक्रवातीय कंडीशन बनती है और वहां का मौसम लगभग शुष्क रहता है, या वहां की जलवायु शुष्क प्रकार की पाई जाती है। तो शुष्क प्रकार की जलवायु हाई प्रेशर में पाई जाती है और कम निम्न दाब वाले जगह पर आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि चक्रवात बनते हैं और चक्रवात के सहारे बारिश होती है। नेक्स्ट आता है पवने। तो वायुदाब के अंतर के कारण से ही पवने उत्पन्न होती है। जिन स्थानों पर लो प्रेशर होता है वहां पर हाई प्रेशर से हवाएं आती हैं, और जिन स्थानों से ठंडी हवाएं गर्म क्षेत्र की ओर आती हैं वहां के तापमान को कम कर देती हैं, और जिन क्षेत्र पर ठंडी हवाएं जाती हैं वहां के तापमान को ठंडा कर देती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जलवायु भी शीत प्रकार की होती है। जैसे ध्रुवीय पवने चलने के कारण से शीत कटिबंध के आसपास वाला एरिया है वो शीत जलवायु में शामिल होता है। नेक्स्ट आता है आर्द्रता। तो आर्द्रता निर्भर करती है कि किसी स्थान पर वर्षा का प्रकार किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, हवा में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, और वर्षा का प्रकार किसी स्थान पर, वर्षा अगर किसी स्थान पर अधिक होती है, अधिक आर्द्रता के कारण से ही वर्षा की प्राप्ति होती है, और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर आर्द्र किस्म की जलवायु पाई जाती है, कम वर्षा वाले स्थानों पर शुष्क किस्म की जलवायु पाई जाती है। अब हम बात करते हैं तापमान। तो तापमान किसी स्थान पर कम या अधिक क्यों प्राप्त होते हैं, या किसी स्थान की जलवायु शीत या उष्ण प्रकार की क्यों होती है। तो सबसे पहला क्लाइमेटोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें कवर करना सबसे पहले जरूरी है, जिसका नाम है अक्षांश। अब अक्षांश किसे कहते हैं?
अक्षांश ग्लोब पर खिंची हुई 36 काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के समानांतर क्षैतिज रूप से खिंची हुई होती हैं। नाइन्टी डिग्री नॉर्थ तक और साउथ हेमिस्फीयर में 90 डिग्री साउथ तक। अब हम बात करें कि अक्षांश कितने हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो मेजर अक्षांश कितने हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा को इंक्लूड करते हैं और साथ में ही 90 डिग्री नॉर्थ प्लस में 90 डिग्री साउथ की ओर। इस प्रकार से सम्मिलित रूप से हमारे अक्षांश है 181। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर खिंची हुई 36 काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी ज्ञात करते हैं। अक्षांश के बीच का, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध कहते हैं। ओके, कटिबंध या जोन कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो कि एक वृत्त वृत्त है। अब बात करते हैं कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो कि ध्रुव कहलाते हैं हमारे। चूंकि पृथ्वी की आकृति है वो लधवक्ष गोलाब है यानी जियोइड शेप की है, इसी के कारण से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ एक रेखा ना होकर के बिंदु है। सो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे अक्षांश रेखाओं में। तो 90 डिग्री नॉर्थ की जगह पर 89 उत्तरी अक्षांश आएंगे और 89 दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं। अब वापस से देखिए, पृथ्वी की आकृति जियोइड शेप है, इसके कारण से पृथ्वी ध्रुवों की तरफ से चपटी है या फिर दबी हुई है, इसी के कारण से यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है। ये एक बिंदु को दर्शाते हैं, तो ध्रुवों को इंक्लूड नहीं करेंगे यानी 2 अक्षांश हमारे कम हो जाएंगे और एक अक्षांश 0 डिग्री इसके अंदर सम्मिलित है, तो हमारे टोटल अक्षांश रेखाएं 179 हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं देशांतर की, तो देशांतर के द्वारा समय का मापन होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर जाकर के शून्य हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी की आकृति है वो लधवक्ष गोलाब है, इसलिए ध्रुवों के ऊपर जाकर के ये अर्धवृत्ताकार लाइन मिल जाती है। अगर हम बात करें अक्षांश के बीच की दूरी, तो अक्षांशों के बीच की दूरी 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक इक्वल रहती है जो कि 111 किलोमीटर होती है और अक्षांश रेखाओं को 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। ओके, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि काल्पनिक लाइन होती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं और देशांतर लाइनें ध्रुवों पर जाकर के मिल जाती हैं। 2 देशांतर के बीच की दूरी को हम गोर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देशांतर की बात करें कि कितने देशांतर हैं, तो 360 देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वृत्त होता है अर्ध
यानी 0 डिग्री के ठीक पीछे वाला जो 180 डिग्री होता है वो एक ही वृत्त होने के कारण से 360 देशांतर लाइन है। तो इस प्रकार से ये थे आपके अक्षांश और देशांतर। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.